बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडन ने मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त से दो चार किया है और वो अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हुए हैं। इससे पहले वो 3 दिहाई तक सेनेटर्स रहे, फिर 2002 से 2016 तक वो नायब सदर भी रहे। वो सदर बराक ओबामा के सबसे काबिल एतमाद, तजुर्बेकार और बेहतरीन साथी होने के साथ प्रेसिडेंसी के हसास तरीन मामलात को भी देखते रहे हैं। उन्हें बराक ओबामा की जानिब से सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी नवाजा गया। बाइडन ने फॉरेन पॉलिसी में निहायत अहम किरदार अदा किया। 9/11 से पहले वो जंग के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद उनकी सोच, उनकी पॉलिसी में ऐसी तब्दीलियां आई कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट का आदमी समझा जाने लगा। इस बार नौमुंतखब सदर ने 5 वादे किए, जिसमें सबसे अहम वादा इंटरनेशनल लीडरशिप को वापस लाने का है। इस वक्त दुनिया में नए ताकतवर ग्रुप बन रहे हैं, यानी वो दुनिया को दोबारा ये बावर कराएंगे कि अमेरिकन सदर ही दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप होगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका की खारजा पॉलिसी कैसे तब्दील करेंगे, मिडिल ईस्ट में और बिलखुसूस सऊदी अरब से अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, पाकिस्तान के साथ मामलात किस रुख पर होंगे, बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कराऊंगी और इस वक्त मेरे साथ एक ह्यूज पैनल जो इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्टी है, जिनकी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, और कुछ ही देर में मुझे हुमा बकाई स्काइप पर ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया मेहमानों का मेरे तमाम। जफर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा कि जो बाइडन, जो कि अब नौमुंतखब सदर हैं, उनका 3 डिकेड से वो सेनेटर्स रहे हैं, फिर नायब सदर भी रहे हैं। इस बार जो वो सदर बन के आए हैं, तो सर आपको क्या पॉलिसी में चेंजिंग नजर आ रही है उनकी? इससे पहले अगर मैं आपकी इजाजत से मैं आपको ये बताऊं कि एक अजीब से खबर आ रहा है अमेरिका से, और एक खबर तो वो ये है कि ट्रम्प साहब जो हैं ऑफिशियल बैलेट्स को उन्होंने सीक्रेटली सुना है एक वाटर मार्क किया था। एक वाटर मार्क सीक्रेटली ऑफिशियल बैलेट पे लगाए थे, इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि ये बैलेट जो हैं ये गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। लिहाजा जब अब ये हुआ है कि कुछ यूनिट भेजे गए हैं कोई एजेंसी से, और जितने बैलेट उन्होंने गिने हैं उनको 4 या 5 स्टेट में इन लोगों ने सीज कर लिया है। और जब सीज किया तो एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ ये वाटर मार्क जो पहले डले हुए थे वो पढ़ सकते हैं। और सुना है कि 60% में बैलेट में जो ये वाटर मार्क नहीं थे, जो होना था उनको, they were shown to be voting for Biden। अच्छा, तो अगर ये पता नहीं, मुझे एक रीजनेबली रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी उधर से ये मुझे भेजा है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है ये सही हो सकता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल अगर ये सब सही है तो फिर तो मामला बिल्कुल भी और है। दूसरी बात, रूमर ये है कि एंडर्स को, डिफेंस सेक्रेटरी को जो बाइडन ट्रम्प ने निकाला, वो इसलिए निकाला कि ट्रम्प चाहता है कि अगर मार्शल लॉ या कर्फ्यू ऐसा कुछ इम्पोज करना पड़े तो फिर इनको, माने रेगुलर ट्रूप्स को सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एंडर्स जो है वो नहीं करना चाहता था। और फाइनली ये भी मैंने सुना है कि पोम्पेयो जो है वो जा रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई को, और उस दौरान और सैंक्शन ईरान के खिलाफ इम्पोज किए जाएंगे विद अ व्यू टू फोर्सिंग ईरान या विद अ व्यू टू बिगिनिंग अ वॉर। ये सब चीजें सुन के मैं तो हैरान हो जाऊं। मैं जानना चाहता हूँ इम्तियाज गुल साहब से कि क्या इन्होंने ऐसी कोई चीज सुना है, और दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, आपको लग रहा है जो जिस कंसर्न को शो किया है जफर हिलाल साहब ने, कि जी हिलाली साहब ने, कि ये ऑफिशियल बैलेट्स में जो जिस तरह से ये हो रहा है, तो क्या कोई जीत जो है बाइडन की कोई डाउटफुल हो सकती है? वो देखिए, जहां तक तो आदाद शुमार सामने मौजूद हैं उसके मुताबिक तो जो बाइडन को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन
उनके इंतखाब 3 नवंबर से पहले ही जिस नौयत के बयानात डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे, उससे जाहिर हो गया था कि वो आसानी से व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। और उसमें उन्होंने काफी इशारे भी दे दिए थे और ये कहा था कि जितने भी रिपब्लिकन हम ख्याल वकला हैं वो तैयार हो जाएं पिटीशन दायर करने के लिए, क्योंकि उन्हें शक है कि इंतखाबात में धांधली होगी। और जो मेल इन यानी जो डाक के जरिए वोट आने थे, उस हवाले से पहले ही उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया था। और हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि डाक के जरिए जितने भी वोट आए उनकी गालिब अक्सरियत डेमोक्रेट्स के हक में गई है। और फिर उन्होंने कुछ बेकायदगियों की निशानदेही खुद भी की, और लिंडसे ग्राहम जो कि बहुत पुराने रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने भी ये इशारा दिया है कि CIA कुछ जो इंतखाबी बेज़ाब्तियां उनके बकौल हुई हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको मालूम है कि ट्रंप ने बहुत वाजे कर दिए थे 2 रैलीज में कि अगर उनको ये पक्की उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, और रैली में उन्होंने ये कहा कि मैं नताइज बिल्कुल कबूल करूंगा अगर मुझे फतह हासिल हुई तो पहले से ही उन्होंने मशकूक कर दिया था इस तमाम प्रोसेस को। और जो अमेरिका में रहने वाले हैं कोई पुराने सहाफी तजियाकार, उनका ये ख्याल था कि अगर ट्रंप हार गया और उसने नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया तो 20 जनवरी तक तो चूंकि उनकी ओहदे सदारत है, तो 19 जनवरी तक वो ऐसे इकदाम करेंगे जो ताकि और जिससे वो अपने बाद में आने वाले अपने पसरों के लिए मसाइल छोड़ के जाएंगे। तो अब ये लगता है कि वो मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो अगर ये 19-20 जनवरी को ये छोड़ भी देते हैं तो ऐसे मसाइल होंगे अफगानिस्तान में, इराक में, जिनसे निपटना जो बाइडन के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, हुमा बकाई साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हुमा बकाई साहब, हम वैसे तो बात कर रहे थे जो बाइडन नौ मुंतखब सदर है, क्या पॉलिसी चेंज हो सकती है, यूएसए की जो खारजा पॉलिसी है और मिडिल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी। लेकिन जफर साहब ने जो अंदेशा जाहिर किया है वो ऑफिशियल बैलेट में जिसका ट्रम्प भी बोलते रहे कि इंतखाबात में धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपको लगता है कि 19 जनवरी तक वो कुछ ऐसे इकदाम करेंगे कि जो बाइडन अगर आ भी जाते प्रेसिडेंट तो फिर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन फ्रॉड की वजह से प्रॉब्लमैटिक होगी सिचुएशन। अच्छा। मेरा जाती ख्याल ये है कि प्रॉब्लम इसलिए होगी कि जो हम सो कॉल्ड ट्रांजिशन देख रहे हैं ना, वो ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तवातुर के साथ अब ये बात आ रही है कि ट्रंप चले गए हैं लेकिन ट्रंपिज्म अपनी जगह मौजूद है। और दूसरी बात ये कि जो फ्रेमवर्क है अमेरिकन पॉलिटिक्स का, फॉर एग्जाम्पल हाउस तो अभी भी रिपब्लिकन्स के पास है, अगर सेनेट भी रिपब्लिकन्स के पास चली जाती है तो बाइडेन साहब के लिए बहुत मुश्किलात हैं। फिर आपकी जो जुडिशरी है वहां पे भी एक एलिमेंट ऑफ बायस है, 4 आउट ऑफ 6 जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं। तो अगर ये किसी 1-2 जगह लीगल बैटल बनती है जिसकी वजह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं हो पाता, तो वहां पे भी रिपब्लिकन्स को एक एज हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस है अमेरिकन डीप स्टेट का, वो ये चेंज आनी चाहिए और बाइडेन या डेमोक्रेट्स आने चाहिए और ट्रम्प के एरा को एंड होना चाहिए। और जो अमेरिकन डीप स्टेट है ना, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी डीप स्टेट से बहुत मुख्तलिफ है। It's much larger. It is the American intelligentsia, the Zionist lobbies, other powerful elements in the American society, जिसको मिलाकर हम कहते हैं कि डीप स्टेट। तो बिल्कुल सही है कि बाइडेन के लिए अनसरमाउंटेबल चैलेंजेस हैं, अंदर भी और बाहर भी। जो बातें वो कह रहे हैं उन बातों को करना और 4 साल के अरसे में इस पोजीशन में होना कि वो डेमोक्रेट्स के लिए दोबारा सिक्योर कर लें व्हाइट हाउस, बहुत अपहिल टास्क है। ठीक है जफर साहब, हमने देखा था कि जब ट्रंप सदर बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाया था
और हमने फिर ये भी देखा कि बैनुल अक़वामी जो मुआहदे थे उनसे उन्होंने अलहदगी भी इख्तियार कर ली थी, जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो अमरीकी मुफादात के खिलाफ थे। तो अगर जो बाइडेन जब आते हैं तो क्या इसी पॉलिसी को टो करेंगे या वो जो 5 वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, कुछ चीजें जो है बाइडेन ने फिर भी रिएक्ट किया है कि वो रिवोक का वो माने रिवोक करेंगे जो पॉलिसी था ट्रम्प का। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज का ही विल रिजॉइन WHO, वो वापस जाएंगे WHO को। और एक भी कुछ और चीज की था, पता नहीं क्या, वो भी उसमें भी वो वापस ईरान का जो अकॉर्ड था जी वो भी वो वापस है। तो ये 3 चीजों इन्होंने फिर रिएक्ट किया है विद इन डेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड के लिए। फिर ही विल रिवर्स अमेरिका। तो अब मेरे ख्याल में देखिए, हमारा इंटरेस्ट में अच्छा होता है कि इधर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डिबेट करें कि वो हिंदुस्तान के साथ कैसा रहेगा, वो कश्मीर के साथ कैसा रहेगा। और खासतौर पर ये औरत जो आई है हैरिस जी, ये इससे पहले तो कहा था कि ह्यूमन राइट्स पे बड़ी जोर से बोलती थी। क्या अभी भी बोले कि ह्यूमन राइट्स पे कश्मीर का इसने कुछ जिक्र किया था व्हाइल नॉट इन बिफोर बीइंग इलेक्टेड, मगर अभी भी विल शी मेंटेन दैट, विल शी बी अलाउड टू मेंटेन इट? बाइडेन खुद जो ह्यूमन राइट्स का बड़ा चैंपियन देश है, क्या वो कुछ करेगा मोदी के साथ? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं करे। आई थिंक दैट इंडिया पॉलिसी वही रहेगा जो ही हैज इनहेरिटेड फॉर ट्रम्प, मिलिट्री एलाई, स्ट्रेटेजिक एलाई, और चाइना की इंडियन ओशन में उनका ये हेजमान होगा। तो मेरे ख्याल में कि उस लिहाज से कोई खास चेंज नहीं होगा। हालांकि इस वर्ड और इन दोनों के अल्फाज जो हैं सजेस्ट करते हैं कि दे आर अगेंस्ट, तो मोदी ने किया है इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इम्तियाज गुल साहब, बाइडेन जो हैं उनको लाजमी सी बात है एक तजुर्बा भी है, वो बाराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, बेहतरीन साथी थे, काबिल एतमाद साथी थे, प्रेसिडेंसी के मामला देखते थे, हसास मामला देखते थे। इस वक्त आपको क्या लगता है वो अपने तजुर्बे से कितना इस्तेफादा उठाएंगे और अमरीकी खारजा पॉलिसी को वो कैसे तब्दील कर सकेंगे? देखिए, अमरीका खारजा पॉलिसी के 2-3 बड़े सुतून हैं। एक है चीन के साथ उनकी मुखासमत, वो तब्दील शायद नहीं होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 10-12 बरसों से एक बहुत वाज़ेह पॉलिसी बन चुकी है कि चीन हमारा एक दुश्मन मुल्क है और उस दुश्मनी में ट्रंप ने आके मज़ीद इजाफा किया है। इसी तरह चीन ही के मुकाबले के लिए इस एशिया में भारत को अपना एक कंधा बनाया गया है, उसका एक सहारा लिया गया है, यानी उसको एक रीजनल हेजेमॉन जिसको कहते हैं, मकामी एशिया का पुलिसमैन बनाए चीन। वो उस पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। और इसी तरह इसी पैराए में वो देखेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान चीन का इत्तेहादी है। तो ये जो बैटल लाइन है या जो जंग एक मुकाबले की सी सूरत हाल है, ये बहुत वाज़ेह होके सामने अब आ गई है कि एक तरफ पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और तुर्की हैं और दूसरी तरफ भारत, अमेरिका है। और फिर उसकी वजह से इसका बराह रास्त असर अफगानिस्तान पे पड़ेगा कि आया जो फैसले ट्रंप ने किए हैं अफगानिस्तान के हवाले से, आपको मालूम है उन्होंने वादा किया हुआ है कि क्रिसमस से पहले वो अफवाज की ज्यादातर तादाद को वापस बुला लेंगे जी। तो अगर उन्होंने अब जिस तरह मार्क एस्पर यानी अपने वजीर दिफा को उन्होंने फारिग कर दिया है, उसकी जगह एक नए साहब आए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे, जो कि तवील अरसे से कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान से अपनी अफवाज निकाल लेनी चाहिए। तो इससे इस खदशे को तकवीत मिल रही है कि मार्क एस्पर चूंकि जल्दी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने के मुखालिफ थे, लिहाजा उनको फारिग करके ऐसे साहब को लाया गया है जो वहाँ से अफवाज को निकालने का, इनखला का अब जल्द अज जल्द सामान करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर है ये इलाकाई ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान है या रूस है, ईरान है, उनके लिए भी कोई अच्छा नहीं है। इवन चीन भी वहाँ से एक जिम्मेदाराना इनखला
की ख्वाहिश रखता रहा है, यानी कि अमेरिका को फौरी तौर पे वहां से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर ट्रंप ऑफिस में अभी रह गए तो हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में वो ऐलान कर दें मजीद 3-4 हजार अफवाज को निकालने का। अच्छा। तो ये बहसीत मजमूई इस वक्त जो फोकस रहेगा वो चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत रहेगा। इसमें कोई बहुत तब्दीली नहीं आने वाली जहां तक जो बाइडेन का ताल्लुक है। अच्छा, हुमा साहबा, हमने देखा था कि बाइडेन जो है वो फॉरेन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, यूएसएसआर को वेपन्स देने की जो सप्लाई थी उसके खिलाफ काम किया है, जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई, नेटो को उन्होंने मजबूत किया था बहुत ज्यादा। लेकिन 1990 की जो गल्फ वॉर थी उसमें भी उसकी भी उन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन 9/11 के बाद बाइडेन की पॉलिसी हमने थोड़ी चेंज देखी, उसमें हमें कहीं कहीं एस्टैब्लिशमेंट का अंसर भी नजर आया। इस जीत को आप इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह देख रही हैं? जी, मैंने तो आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि मैं इस पूरी जिस तरह इलेक्शन अनफोल्ड हुए अमेरिका में, मैं उसमें डीप स्टेट का हाथ देखती हूँ और उसकी तरफ एक्चुअली ट्रंप बहुत वाज़े तौर पे इशारा भी करते हैं। और एक और बात है जो अब तवातुर के साथ लोग कह रहे हैं, और वो ये है कि जी इन 4 साल में ट्रंप ने कोई जंग इनिशिएट नहीं की, और आने के फौरन बाद जो पहला स्टेटमेंट कमाला हारिस ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो सीरियन रिबेल्स हैं उनको हम फिर से आर्म करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स हैं या जो हॉटस्पॉट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के मिडल ईस्ट में, वहां आप कमी की जगह बढ़ाव देखेंगे। इसी तरह ईरान से ताल्लुकात हैं, टर्की से ताल्लुकात हैं, इब्राहिम एकॉर्ड्स है, उसको किस तरह लेके चला जाएगा। ये तो किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि बाइडेन भी और कमाला हारिस भी बहुत स्ट्रांगली ज़ियोनिस्ट लॉबी को सपोर्ट करते हैं। अभी एक बहस यहाँ पे हो रही थी कि चाइना डिटर्मिन करेगा रिलेशनशिप को, बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी होगी वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी, उसमें डिप्लोमेसी का आप एक किरदार देखेंगे और रिटर्न टू मल्टीलैटरलिज्म होगा। तो इस वक्त जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इस तरह से रहेगा, लेकिन उसको जिस तरह से पेश किया जाएगा वो कंपटीशन के तौर पे पेश किया जाएगा, ओपन कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं पेश किया जाएगा। ट्रंप बिल्कुल गैर रिवायती तरीके से चलते थे, जिसकी वजह से वो बाज़ दफा अपने इत्तेहादियों को भी एलिनेट कर देते थे, तो जिनसे ऑपोजिशन उनका क्या कहना। पाकिस्तान के लिए देखिए, हमारी अमेरिका के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप होनी चाहिए, हम ये जुमले बहुत दफा कह चुके, लेकिन हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ डायरेक्ट है ही नहीं। हमारी रिलेशनशिप कभी चाइना के लेंस से, कभी अफगानिस्तान के लेंस से, कभी इंडिया के लेंस से और कभी ईरान की लेंस से चलती है। तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बनेंगे, उसमें ईरान अमेरिका ताल्लुकात आ जाते हैं। अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, उसमें अमेरिका अफगानिस्तान में क्या करेगा। इवन विद कश्मीर हम देखते हैं कि अमेरिका वहाँ क्या करेगा, सालिसी करेगा या नहीं। तो हमने समहाउ अपनी रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ दूसरे अवामिल के साथ को स्टिच कर दिया, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारी अपनी एक रिलेशनशिप होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की, और यूनाइटेड स्टेट्स अपनी रिलेशनशिप लेके चलता है दीगर ममालिक के साथ। तो इंडिया में उसकी रिलेशनशिप में चेंज नहीं आएगी, जितनी भी ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, वो मोदी को अबेंडन करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया इस वक्त लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड बन चुका है। कौन चाहेगा कि ये सूरत हाल जो है वो इससे वो बाहर निकले। और आपको पता है कि चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ रही है, लेकिन वो उसको स्ट्रक्चर करेंगे, उस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे, और यही उनकी प्रेसिडेंसी का खासा बनेगा। ठीक है जफर साहब, हमने देखा कि अब दुनिया में जो है मुख्तलिफ ब्लॉग्स भी बन रहे हैं। चीनी सदर का एक स्टेटमेंट हमने यूनाइटेड नेशन में देखा जब उन्होंने स्पीच की थी कि दुनिया में अब सिर्फ एक ताकत ही नहीं बची, और भी बहुत सारी ताकतें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रही हूँ कि जो 5 वादे उन्होंने किए थे उसमें उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड ट्रेड की भी बात की थी, जो 5वां उनका वादा था। तो जो बाइडेन ने बात की है कि अब अमेरिका से ये स्टेटस जाएगा कि लीडरशिप क्वालिटी खत्म नहीं हो रही है, तो वो ऐसे क्या इकदाम करेंगे अपने आप को दोबारा पावर में लाने के लिए? नहीं, मैं सवाल नहीं समझा आपका, कर सकेंगे? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो 5 वादे उन्होंने किए थे, बाइडेन ने किए थे, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ केयर की बात है, इमिग्रेशन था,
रेसिज्म था, लेकिन लास्ट उन्होंने बात की थी लीडरशिप एंड ट्रेड की। तो ये जो लीडरशिप एंड ट्रेड है सर, इसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे? क्या उनको ये खतरा है, महसूस होता है कि अब यूएसए जो है वो एक पावरफुल लीडरशिप नहीं रही है और इसके लिए वो कोई भी इकदाम करने जा रहे हैं? ये जो आपने कहा लीडरशिप इन क्या? सर लीडरशिप एंड ट्रेड की भी बात की है उन्होंने, बाइडेन ने। ट्रेड सर जी सर, मैं सवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मगर आप थोड़ा आस्ते बोलें कि मैं समझ सकूं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लीडरशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें अमेरिका में अब उस तरह से पावरफुल नजर नहीं आ रहा, और बाइडेन अब ये चाहते हैं कि लीडरशिप दोबारा जो है वो पूरी दुनिया में मुसल्लत की जाए, तो सर उसके हवाले से क्या इकदाम लेंगे वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ट्रंप ने इतना डैमेज किया है अमेरिकन लीडरशिप को कि मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली बाइडेन के रिटर्न पे वो वी कैन गो बैक टू दैट अर्लियर स्टांस कि अमेरिका की लीडरशिप में कोई अथॉरिटी था, वैल्यू था, वेट था, प्रेजेंस था। ये तो एक पागल आदमी था, ये हर लिहाज से ही वाज अ मैड मैन। और ये अभी इसके एक्शंस देखें, दीज आर एक्शंस ऑफ अ सेमी क्रेज्ड मैन। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग कह सकते हैं कि अमेरिका का रेपुटेशन हैज फॉलन, इट हैज फॉलन टेरिबली। और अमेरिकन सोसाइटी, ये लोग जो इसको इलेक्ट किया है और अगर इसको हराया है इस इलेक्शन में, तो कितने वोट्स, कितने ज्यादा वोट्स इसको मिले हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ डिफीट इज दिस? एक आदमी जो जीत से ज्यादा वोट हार में लिया है, वो तो क्या, वो इसलिए तो वो सोच रहा है कि भाई मैं नहीं हारा, एक्चुअली दिस इज ऑल रॉन्ग। मेरे ख्याल में अमेरिका लीडरशिप हैज बीन डीवैल्यूड। बाइडेन, आई डोंट थिंक उसकी अथॉरिटी, प्रेजेंस, करिश्मा ये है कि वो ये रिक्लेम कर सकता है अमेरिका के लिए। ना मैं समझता हूँ अमेरिकन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो सब हो सकता है। आखिर चाइना हैज बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना, रशिया और टुगेदर मेरे ख्याल में इन एवरी सेंस काफी पावरफुल हैं। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका का वो प्रेस्टीज जो एक जमाने में होता था, एक बिफोर जस्ट एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, वो आएगा वापस। नंबर वन। दूसरी बात ये है कि ये सही बात है कि अमेरिका हमें देखता है थ्रू रशियन, ईरानियन, चाइनीज और अफगान प्रिज्म, मगर मेरे ख्याल में कोई बाइडेन से बेहतर नहीं जानता कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है अमेरिका को। और अगर जानता है, वो बोला नहीं है एज क्लियरली एज बाइडेन हैज डन। एक हमने सब पढ़ा होगा कि जब कारजाई बाइडेन को बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान को तुम कंट्रोल करो, जब वो वाइस प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान को वो कंट्रोल करो, और ऐसे कि पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ साइड शो, तो उसको बाइडेन ने कहा कि द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज 50 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अफगानिस्तान। देखिए, और बाइडेन क्या मांगा? बाइडेन ने क्या एडवाइस दिया ओबामा को? उसने कहा हमें बेसिस चाहिए, खुदा के लिए 2 बेसिस ले लो। हाँ, शुक्र है कि उस वक्त अगर प्रेशर पड़ता, पता नहीं हम क्या कैसे रिएक्ट करते। बहरहाल हमने वो नहीं, इट डिडंट कम टू दैट। ओबामा इंस्टेड उसने 1 लाख फोर्सेस भेज के अफगानिस्तान में सर्ज कराया, इसलिए कि वो चाहता था कि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम उनका अफगानिस्तान में नहीं है, प्रॉब्लम उनका पार्ट अफगान पार्ट पाकिस्तान भी है। और उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए हमारी वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या है। मेरे ख्याल में बाइडेन के पास ये है, दिस एबिलिटी और सेंस थी। और शायद अब जब वो वापस आएगा एंड ही इज प्रेसिडेंट, हम लोगों को वो उतना ज्यादा अटेंशन देगा जो इन दोनों ने। आखिर ओबामा ने तो सोचा ही नहीं पाकिस्तान आना। आई मीन, कैन यू इमेजिन 200 मिलियन पीपल, न्यूक्लियर पावर, की स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, और इसने सोचा ही नहीं है आना। क्यों? हमने अपने कार्ड ठीक नहीं प्ले किए। हमारी जो लीडरशिप थी, बोगस लीडरशिप। नवाज शरीफ बोगस, आपने देखा है उसके सामने जी। तो क्या मैं आपको बताऊं। और बेचारे जरदारी को तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं आता है। तो
ये और उनका एक आदमी जो उनका था, वो उनका एम्बेसडर, पता नहीं वो क्या, इनको किस किस्म की कोचिंग कर रहा था अबाउट पाकिस्तान और अबाउट हिज ओन प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में ये एक है व्हेन पाकिस्तान को कैन रीअसर्ट इटसेल्फ, इमरान खान इतना स्टैचर आ गया है उसमें कि वो बोल सकता है ऑन आवर बिहाफ, स्पीक सो स्ट्रांगली, और इन लोगों का कुछ होना चाहिए, विजन होना चाहिए, पाकिस्तान का एजेंडा होना चाहिए। है, अगर है, इतना क्लियर नहीं है, मगर अगर है तो प्रोजेक्ट करें और हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करें। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर यहाँ से गुफ्तगू बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इम्तियाज गुल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बाइडेन की पॉलिसी शिफ्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या अब जंगों की हिमायत हमें नजर आएगी, या दूसरे जो खित्ते हैं उसमें मुदाखलत हमें अमेरिका को उस तरह से, जिस तरह ट्रंप नहीं कर रहे थे, अब बाइडेन करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जो बाइडेन जिस तरह वापस आए हैं इक़्तिदार में, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है। डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन हर चीज की उन्होंने मुखालफत की, जितने भी स्टेटस को जिसको कहते हैं, जिस मतलब वो लोग जो कि आपके हाल का तयन करते हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल होती हैं, वजारत दिफा और सियासतदान, इवन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग थे जिनका कारोबार जुड़ा हुआ है अमेरिका की बैरूनी ममालिक में जंगों से। वो सब नाराज थे, और इस तरह बहुत सारे लोग थे जो वजारतों में भी थे, वो भी नाराज थे ट्रंप से, क्योंकि इसका बुनियादी तौर पे एजेंडा यही था कि जितनी भी जंगें हैं, जितनी भी अमेरिकी फौजों की डिप्लॉयमेंट है मुल्क से बाहर, वो आप खत्म करें। उसको हमेशा उन्होंने कई मौके पे उन्होंने कहा कि हम कोई पुलिसमैन नहीं है दुनिया के, ये जो बेकार में महंगी जंगें हैं ये हमें खत्म करनी चाहिए। अब जाहिर है जो बाइडेन इस अंदाज में इस पॉलिसी अपने सबका जो रिवायती अंदाज है उसमें तो बहाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन पे ये प्रेशर जरूर होगा जो कि ट्रंप छोड़ के गए हैं। वो ये कि वो जो समझे जाते थे कि ही वाज अगेंस्ट द वॉर, अब उन जंगों को दोबारा शुरू करना, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से जो ट्रंप के फैसले हैं उनको रिवर्स करना, मुकम्मल तौर पे रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा जो बाइडेन के लिए। तो वो एक मसला उनके लिए ट्रंप साहब खड़े करके, जो भले उनको कोई जो मर्जी कहे, उन्होंने ये साबित किया कि वो एक यूनिलैटरलिज्म जिसको कहा जाता है कि वो सिर्फ अमेरिका के अंदर फोकस करना चाह रहे थे। उन्होंने जो इत्तेहाद थे, मतलब नेटो ममालिक से भी उन्होंने पैसे वसूल किए जो कि अमेरिका को नहीं वसूल हुए थे बहुत अरसे से। उन्होंने जनूबी कोरिया से भी बेसों जो फौजी अड्डे थे उनके बदले और फौजी मशकों के बदले वसूलियां की, जो इससे पहले किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। तो जो बाइडेन बुनियादी तौर पे कोशिश करेंगे कि जितने भी रिवायती शराकतदार हैं अमेरिकी निज़ाम के, उन सबको खुश भी रखें और थोड़ा बहुत इस नौयत की पॉलिसी इख्तियार करे कि अमेरिका पे दोबारा इल्जाम न लगे कि जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो बैरून मालिक में एक नई फौज कशी कर लेता है। ठीक है, हुमा साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं कि बाइडेन जो है वो खासतौर पे यूरोप के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए, फिर नेटो के साथ ताल्लुकात को क्या बेहतर करने की कोशिश करेंगे बाइडेन? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो जी मल्टीलैटरलिज्म की तरफ वापस जाएंगे। और देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जो अभी इम्तियाज गुल साहब फरमा रहे थे वो बिल्कुल सही है कि ट्रंप गैर रिवायती थे, उन्होंने जंगें नहीं की, उनका इनवर्ड लुकिंग फोकस था, वो ट्रूप्स को वापस बुलाना चाहते थे, तो उन्होंने एक ट्रेजेक्ट्री है जिसकी शुरुआत कर दी। लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम वजूहात की बिना पर, बावजूद इसके कि उन्होंने वसूलियां हासिल की और अमेरिका के लिए पैसा लिया, जो सबसे बड़ा इल्जाम इस वक्त अमेरिका पे है, या जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया अमेरिका में है, वो ये कि अमेरिका की जो ग्लोबल लीडरशिप थी वो खत्म हो रही है। अमेरिका डी सीट हो रहा है ग्लोबल लीडरशिप से, और वो जो डी सीटिंग है, चाहे वो क्लाइमेट ट्रीटी हो, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो यूरोप से उनके ताल्लुकात हो, ये जो ग्लोबल लीडरशिप से वो डी सीट हो रहे हैं, उनकी जगह
उस वैक्यूम में चाइना जो है वो आ रहा है। बल्कि एक बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, टाइम्स मैगजीन में लिखते भी हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने टेलविंड दिया है चाइनीज लीडरशिप को। लोग चाइना को अमेरिका में अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरे के तौर पे देखते हैं, वो रशिया को मेडलर के तौर पे देखते हैं। बाइडेन से ये ख्वाहिश है कलेक्टिवली सबकी कि बाइडेन अमेरिकन लीडरशिप को रिस्टोर करें, और इस अमेरिकन लीडरशिप को रिस्टोर करने के लिए वो ह्यूमन राइट्स के लिए लिप सर्विस भी करेंगे, वो मल्टीलैटरलिज्म के लिए लिप सर्विस भी करेंगे, मल्टीलैटरलिज्म को रिजोर्ट भी करेंगे, लेकिन उनकी जो ही विल रिवर्ट टू द अमेरिका जिसको हम जानते पहचानते थे, कि वो बातें अच्छे करता था लेकिन बहुत ज्यादा प्रो एलिटिस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रस्ट को फॉलो करता था। अफगानिस्तान के हवाले से भी मुझे ये है कि वो बात तो ये करेंगे कि हमें रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल वहां से लेनी है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहेंगे कि वहां पे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और एक पुलिस पोस्ट के तौर पे अमेरिकन प्रेजेंस रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है कंप्लीट विड्रॉल की बात बाइडेन नहीं करेंगे, और ये पाकिस्तान को भी सूट करता है, ये तालिबान को भी सूट करता है, लेकिन इसको पिच करना, इसको सेल करना बड़ा चैलेंज है। इसी तरह वो चाहेंगे कि ईरान वापस आए फोल्ड में न्यूक्लियर डील की, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि उनका थ्रस्ट ये होगा कि जिसको दुनिया कन्फ्रंटेशन देखती है, यानी ईरान से ट्रम्प के ताल्लुकात खराब थे, चाइना से ट्रम्प के ताल्लुकात खराब थे, चाइना यूरोप से ट्रम्प के ताल्लुकात खराब थे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी ना किसी चीज में लपेटेंगे, कहीं कंपटीशन पे, कहीं कन्वर्जेंस पे, कहीं मल्टीलैटरलिज्म पे, लेकिन उनका एजेंडा वही होगा। शाजिया, मैं बात खत्म करूंगी। आज मैं इरानियन मीडिया देख रही थी जी कि वहां पे क्या बातचीत हो रही है ट्रम्प और बाइडेन के हवाले से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्टर अखबार में लगाया है। अच्छा। उस पोस्टर में उन्होंने ट्रम्प की जो तस्वीर है वो बगैर मास्क की है और बाइडेन की तस्वीर मास्क के साथ है, और उन्होंने कहा बस यही तफरीक होने वाली है अमेरिकन पॉलिसी में, एक नकाब के पीछे है और एक नकाब के बगैर है। अच्छा, ठीक है, चले बहुत शुक्रिया हुमा, क्योंकि आपको जाना है, आपकी कमिटमेंट कहीं और है। जफर साहब, मैं सबसे लास्ट आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ तो खराब थे, चाइना, ईरान वगैरह के साथ, लेकिन सऊदी अरब के साथ ट्रम्प के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब जो बाइडेन के आने के बाद आपको इस हवाले से क्या पॉलिसी तब्दील नजर आएगी? क्योंकि उन्होंने जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार मोहम्मद बिन सुलेमान को भी करार दिया था, तो ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं, इम्पैक्ट अच्छा नहीं गया था उनका। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जब आपको पता है कैंपेन में जब इनकी डिबेट्स बाइडेन ने सीधा साधा कहा था कि अगर मैं इलेक्ट हो जाऊं तो मैं सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेचूंगा जी, और साथ ये आदमी जो क्राउन प्रिंस है जिस कत्ल करवाया है उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, ये वो। तो ये सब तो 2 महीने की बात है, ये सब कह चुका है। क्या अब 2 महीने बाद अगर प्रेसिडेंट बनेगा ये तो कुछ नहीं करेगा? आई फाइंड दैट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होगा सऊदी अरेबिया पे, सऊदी क्राउन प्रिंस के फेट पे भी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। क्या बादशाह इसको अब रखेगा? ही सीम्स टू बी अ रेड रैग टू अ बुल बाइडेन को। तो एक तो बात मेरे ख्याल में ये है, मगर माफ करिए मुझे एक चीज से बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारी रिलेशनशिप ना सऊदी अरेबिया ना ईरान के साथ, लगता है इन दोनों के साथ हमारी रिलेशनशिप इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है। पता नहीं चल रहा है किस तरफ जा रहे हैं वो, ये किसी और का कसूर नहीं है। तो अगर ये एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या एंटिसिपेट नहीं किया, और अगर एंटिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये हमारी फेलिंग है। और अगर हमने एंटिसिपेट किया और कुछ नहीं प्लान बनाया, ये भी हमारी फेलिंग है। मेरे ख्याल में बड़े जल्दी हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई व्हाट आर द थिंग्स अबाउट ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में हमारी रिलेशन उनके साथ वैसा नहीं लग रहा है जैसे होना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, इसी सवाल का मैं जवाब आपसे शॉर्टली जानना चाहूंगी सर। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं जफर साहब कि पाकिस्तान को अपनी बड़ी एक वजाहत के साथ पॉलिसी
का तयन करना चाहिए। दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात जरूरी हैं, सऊदीया और ईरान के साथ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। एक तरफ इसको कोशिश करनी पड़ रही है ईरान और सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने में, और दूसरी तरफ जो कोशिश उसकी ये है कि किस तरह चीन के साथ अपने जो बेहतरीन ताल्लुकात हैं वो कायम रखे, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी नाराज न करे। अब अमेरिका को किस तरह नाराज नहीं करना और बैलेंस किस तरह रखना है अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में, इसका इन्हिसार बड़ी हद तक हमारी आला तरीन क़यादत सलाहियतों पे होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के पानी।